जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसे ही वह वातावरण जो है, वो वातावरण क्या कहलाता है कि उसका परिवेश कहलाता है। यानी कि कोई भी सजीव हो वह जिस वातावरण में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वही उसका परिवेश कहलाता है। अभी धीरे धीरे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो परिवेश के बारे में और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि भैया हमें तो समझ में नहीं आया डेफिनेशन, अभी एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। जब मैं पूछूं कि क्लियर हो चुका है तब आपको बताना है कि हो चुका है। जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अभी मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो पौधे हो या फिर जंतु हो, वो जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि अपने जीवन को गुजारते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, तो वही वातावरण क्या है, उसका परिवेश कहलाता है मेरे दोस्त। वही वातावरण क्या कहलाता है, उस जीव का परिवेश कहलाता है। प्रत्येक जीव अपने परिवेश से प्रत्येक जीव जो है अपने परिवेश से, यानी कि परिवेश मतलब जो जहाँ पे वो रहता है, वहाँ से उसकी जीवन की सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है। अब जैसे कि भैया ये क्या है कि परिवेश से ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो, मछलियाँ जो है जल में रहती है, तो समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं एक बेसिक एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे समझना ध्यान से। मछलियाँ भैया कहाँ पे रहता है, मछली कहाँ पे रहती है, तो मछली जल में रहती है। तो अब समझना, तो उसका परिवेश क्या है, जल है, परिवेश जल है। अब समझ में आया भैया परिवेश किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अब समझ में आया परिवेश किसे कहते हैं। यानी कि वो मछली अपना जीवन जल में ही गुजार रही है, अपना जीवन जल में ही व्यतीत कर रही है, इसलिए उसका जो परिवेश है वो भैया जल है। तो मछली का परिवेश जल है। तो अब समझना कि मछली जो है वो जलीय प्राणी है, यानी कि जल में रहने वाले प्राणी है। तो क्या भोजन भी उसे जल से ही प्राप्त होता है? भैया मछली तो ऐसा नहीं है कि पानी है तो पानी से निकल के किनारे पे कहीं भोजन खा लेगी और उसके बाद फिर वापस जल में। मछली तो जल से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी ना। तो मछली क्या है कि उसे भोजन भी जल में ही मिल रहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी जल में ही मिल रहा है, और भैया सुरक्षा के लिए स्थान भी जो है वो जल में ही मिल रहा है। रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अपने बच्चे को पैदा करने के लिए भी जो स्थान मिल रहा है उसे, वो जल में ही मिल रहा है। तो सारे जितने भी उसके बेसिक नीड्स थे, यानी कि भोजन, श्वसन और संतान की उत्पत्ति के लिए प्रजनन, और भैया अपनी सुरक्षा के लिए घरों की आवश्यकता। हम लोग को अपनी सुरक्षा के लिए घरों की आवश्यकता होती है। जैसे कि भाई हम लोग रात में सोते हैं तो घरों में ही सोते हैं, बाहर में तो नहीं सोते कहीं भी, घरों में सोते हैं ताकि कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला हमारे ऊपर ना हो। तो इसी को क्या कहते हैं कि सुरक्षा के स्थान कहते हैं। तो ये जो है कि क्या है, मछलियों को जल में ही सारी चीज़ें मिल जाती है। अब भैया मरुस्थलीय प्राणियों की बात मैं जैसे करूँ, दूसरा एग्जाम्पल समझना ध्यान से कि मरुस्थलीय प्राणियों की जैसे मैं बात करूँ, मरुस्थलीय प्राणी क्या है। अब क्या क्या है, तुम जरा दिमाग लगा के बताओ कि मरुस्थलीय प्राणी कौन कौन से हो सकते हैं। तो भैया कुछ पौधे भी होते हैं और कुछ एक आध जानवर भी होते हैं। अब जानवर क्या है, जैसे कि ऊँट एक मरुस्थलीय प्राणी है। मरुस्थलीय प्राणी मतलब वो मरुस्थल में भैया सर्वाइव कर सकता है। मरुस्थल में सर्वाइव करने का मतलब ये हुआ कि वो बिना पानी, मरुस्थल उसे क्यों बोलते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। पानी की क्या है, कमी है। तो पानी की जब कमी है इसलिए तो उसे मरुस्थल नाम दिया गया है। तो जो जीव या जो जानवर या फिर जो पौधा उस भी कंडीशन में वहाँ पे कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है, तो उसे ही तो कहा जाता है ना कि भैया ये जो है ये मरुस्थलीय प्राणी है, यानी कि मरुस्थल में भी सर्वाइव कर जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। तो मरुस्थलीय प्राणियों का जो परिवेश है वो मरुस्थल है। मरुस्थलीय प्राणियों का परिवेश मरुस्थल है। जैसे कि ऊँट हो गया, कैक्टस हो गया। कैक्टस किसे कहते हैं, कैक्टस हिंदी के बच्चे नागफनी के नाम से उसे जानते हैं। आपके घर के बाहर भी लगा हुआ रहता है, दादी मम्मी आपकी लगा देती है कि हमारे घर को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए उसे बाल्टी में टांग के ले भैया लटका दिया गया है। घर को तो नज़र लगे ना लगे पता नहीं, लेकिन आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। उसमें भैया पानी नहीं भी दोगे तो वो फिर भी बढ़ रहा है, मतलब तुम पानी दो या ना दो तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, नज़र से तुम्हें बचा रहा है। तो ये जो है कि इसका परिवेश मरुस्थल है, तो ये कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। अब पहाड़ में पाए जाने वाले जो भी प्रजातियां सजीवों की, ऐसी बहुत प्रजातियां हैं जो कि पहाड़ों में भैया पाई जाती है। तो पहाड़ों में पाई जाती है तो उसका परिवेश क्या हुआ, जो लोग पहाड़ में पाए जाते हैं उसका परिवेश क्या है, यानी कि उसने अपना सारा जीवन पहाड़ों में ही व्यतीत किया है, पहाड़ों में ही पूरे जीवन को गुजार दिया, तो उसका परिवेश जो है वो पहाड़ी क्षेत्र ही है। उसका परिवेश क्या है, पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र ही है।
तो भाई 2 मिनट वेट करना मेरे दोस्त। तो भाई यहाँ पे क्या था कि जो भी वैसे प्रजाति जिन्होंने पहाड़ों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, तो उनके लिए जो उनका परिवेश है वो क्या है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। वो क्या है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ तक हम लोग इन बातों को लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे मैं आपको और भी बातें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे कि पौधे तथा जंतु जिस वातावरण में रहकर, पौधे तथा जंतु जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वह वातावरण उनका वह वातावरण उस जीव का क्या कहलाता है दोस्त, परिवेश कहलाता है। उस जीव का परिवेश कहलाता है। यानी कि पौधे तथा जंतु जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन गुजार देते हैं, वह वातावरण उस जीव का परिवेश कहलाता है। और इसी पे दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि प्रत्येक जीव अपने परिवेश से प्रत्येक जीव जो है वो अपने परिवेश से अपने जीवन की, उनके जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं, अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की, यानी कि प्रत्येक जीव अपने परिवेश से अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। तो कर लेता है भाई, समझ में आया यहाँ तक? जैसे मेरे भैया, जैसे एग्जांपल दे दो भैया, समझ जाएंगे। तो एग्जांपल देखो मेरी जान, एग्जांपल क्या है? पहला जो है मेरे भाई क्या है, मछली जो है वो कहाँ पे रहता है? मछली का परिवेश क्या है? तो वहाँ वो जहाँ पे रहता है मछली का परिवेश, तो मछली कहाँ पे रहती है? तो मछली का परिवेश, तो अब किसी को ये भी नहीं पता चलता कि मछली कहाँ पे रहती है, तो याद करो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो भैया वो जल में रहती है, जल में। तो मछलियों का जो परिवेश है वो जल है। या मैं परिवेश में लिख रहा हूँ तो में की आवश्यकता नहीं है। तो भैया उसका जो परिवेश है वो क्या है? वो जल है। परिवेश भैया जल है। अब क्या है कि जल से ही मछलियों को क्या मिल जाता है? जल से ही इसे क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। नहीं, श्वसन नहीं लिखे, पहले ऑक्सीजन लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन का उपयोग क्या है?
तो ये भैया श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, भोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, सुरक्षा के स्थान मिल जाते हैं, यानी कि ये अपनी सुरक्षा बड़े मछलियों से कर सके, इसे कोई भी मछली आके दबा के ना चली जाए। सुरक्षा के स्थान मिल जाते हैं, सुरक्षा के स्थान मिल जाते हैं। ठीक है भैया, सुरक्षा के स्थान मिल जाते हैं, प्रजनन का वातावरण मिल जाता है, प्रजनन का वातावरण मिल जाता है, प्रजनन का वातावरण। और ये सभी कहाँ मिलते हैं? तो भैया ये सभी जो है, ये सभी जल में, जल में, जल में ही क्या होते हैं भैया कि जल में ही मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं। अब बोलोगे भैया हम तो खोजने जाते तो हमें घर नहीं दिखता। अरे बुढ़वा, उतना बड़ा घर इसको चाहिए भी नहीं, ये सभी जल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो भोजन के लिए, भोजन जो है इसका वो मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, सुरक्षा के स्थान मिल जाते हैं, प्रजनन का वातावरण मिल जाता है। तो यानी कि इसके जो परिवेश है उससे इनकी सारी चीज़ों की पूर्ति हो रही है मेरे दोस्त। यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल मरुस्थलीय जीव जो है, मरुस्थलीय स्थलीय जीवों का परिवेश, जीवों या फिर प्राणियों बोल लो का परिवेश भैया क्या होगा? तो ये मरुस्थल ही होगा। ये क्या होगा? मरुस्थल होगा। अब भैया मरुस्थलीय जीव में कौन कौन से आ जाते हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऊंट, नागफनी जिसे कि हम लोग कैक्टस भी बोलते हैं, कैक्टस। तो भैया यहाँ पे आपको ऊंट, नागफनी, कैक्टस ऐसे जो जीव देखने को मिल जाते हैं या फिर पौधे देखने को मिल जाते हैं जो कि भैया कम पानी में भी सर्वाइव कर सके। तो मरुस्थल में वही जीव देखने को मिलेंगे या फिर वही पौधा भी आपको देखने को मिलेगा जो कि कम पानी में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी की कमी होती है। तो नीचे आपको दिख रहा है, तो एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों वाले स्थानों में, तो जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी स्थानों की प्रजातियों का परिवेश। तो पहाड़ी स्थान वाला जो प्रजाति यानी कि सजीवों की विभिन्न प्रजातियां होती है और उसमें से बहुत सारी प्रजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो पहाड़ी स्थानों की प्रजातियों का जो परिवेश होगा वो पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र होगा, यानी कि जहाँ पे पहाड़ होगा वही उसका परिवेश होगा। पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र, पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र, पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र क्या है भैया? पहाड़ी स्थान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ तक नोट डाउन करो मेरे दोस्त, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट डाउन करो। इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया, एक भी शब्द इसमें से इधर उधर नहीं हुआ होगा, आपको चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझना, ये तो जो कुछ लोग पहाड़ में रह रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों वाले स्थानों में जो लोग रहते हैं पहाड़ी स्थानों में, तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो उसी प्रकार कुछ लोग ठंडे इलाकों में भी रहते हैं, तो वहाँ पे उनका परिवेश जो है वो ठंडे इलाका है, ठंडे इलाके हैं। तो मतलब समझना कि इनके शरीर में इसकी शारीरिक संरचना जो है और उनके स्वभाव जो है उनमें ऐसी विशेषताएं होती हैं कि जो उन्हें अपने परिवेश में रहने में मदद करती है। जैसे कि यानी कि ये जो भी लोग अपने वास स्थान में रह रहे हैं तो उनका जो शरीर है वो उसे क्या कर लिया है, उसे अपने अनुकूल बना लिया। शरीर जो है उसको अपने परिवेश के अनुकूल बना लिया, यानी कि उसके शरीर में कुछ ऐसी स्वभाव ऐसे कुछ डेवलप हो गए हैं, यानी कि हैबिट बन गया है रहने का, ऐसी आदतें डेवलप हो गई हैं
कि वो अपना जीवन आराम से वहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि समझना, जो लोग गर्मी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने वाले लोग, जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे जब वो ठंड वाले इलाके में जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी उन लोगों के कंपैरिजन में जो भैया वहाँ से पहले ही रह रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर उसे अडेप्ट कर लिया है, यानी कि वह उनके अनुकूल ढल चुका है, उनके अनुसार ढल चुका है। अब उसी प्रकार जब जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं तो उसे कम गर्मी लगती है, क्योंकि उनका शरीर क्या हुआ है, उस अनुसार उसे उस माहौल को क्या किया है, शरीर ने सहना सीख लिया है। लेकिन जब कोई ठंडे इलाके से यहाँ गर्म इलाके में आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, क्योंकि उसका कभी आदत नहीं था, उसके शरीर ने कभी इतना टेम्परेचर नहीं झेला हुआ था। सेम उसी प्रकार कि जो गर्मी में रहते हैं उनका शरीर भी उतना कभी ठंड नहीं झेला हुआ था। तो यहाँ पे सेम है कि गर्मी वाला अगर जिसका जहाँ भी परिवेश है वो छोड़ के किसी अन्य परिवेश में जाता है तो उसे कठिनाई आती ही है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हम लोग पहले लिखेंगे कि तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक प्राणी के शारीरिक रचना, प्रत्येक प्राणी की शारीरिक रचना, वही तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि भैया कि शारीरिक रचना, प्रत्येक प्राणी की शारीरिक रचना वो उनके स्वभाव में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने में मदद करती है या फिर मददगार होता है, मदद करती है। तो यहाँ तक लिखो दोस्त, तब तक मैं क्या करता हूँ, पता ही है पढ़ाने वक्त हमारा क्या ख़त्म हो जाता है, इंक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले से शायद डाल के भी नहीं रखा हुआ रहता है, तो इसी कारण हमारा इंक ख़त्म हो जाता है। तो हमें इसमें इंक डालना ही पड़ेगा। तो जब हमें इसमें इंक डालना है दोस्त, तो तब तक लिखो तुम तो समझना क्या है कि प्रत्येक प्राणी की शारीरिक रचना तथा उनके स्वभाव में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने में मदद करती है। अब जैसे यहाँ भी है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, जैसे तो मैंने पहला एग्जांपल मछलियों का लिया था, तो यहाँ पे भी मछलियों के बारे में ही लूँगा। तो मछलियों में भैया क्या होता है, मछलियों में जो तुम लोग सुने हो उसी को मैं ले रहा हूँ। मछलियों में
मछलियों में पख पाया जाता है। ये पख क्या है? फिन्स का नाम सुने होंगे दोस्त, फिन्स, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं FINS, फिन्स, फिन्स। और प्लस गिल्स का नाम सुने होंगे, गिल्स, कि मछलियां भैया हवा किसके द्वारा द्वारा लेती है? तो गिल्स के द्वारा। मछलियों में पख तथा फिन्स का होना। तो इस बात पे कभी तुमने गौर किया है कि भैया मछलियों में जो पख पाया जाता है या फिन्स जिसे बोलते हैं हम लोग, और जो गिल्स पाया जाता है, उसका काम क्या है? कुछ कुछ लोगों को पता होगा, यहाँ पे क्लास में मुझे पता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा था कि भगवान जब मछलियों को बना रहे थे तो उनके पास सब कुछ यूज हो गया, बस बचा क्या? पख, यानी कि फिन्स जिसे बोलते हैं, और जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं गिल्स। तो उसने कहा भैया इसे कहाँ दें हम, इसे कहाँ दें? तो उसने कहा एक काम करते हैं, इसे मछलियों को दे देते हैं। तो मछलियों का उपयोग तो कुछ है नहीं, इसको दे देते हैं। तो उन्होंने फिर वरदान दिया तथास्तु का, तो सारे मछलियों में पख और फिन्स हो गए। ऐसा नहीं है, इसका कुछ उपयोग है तभी इन्हीं को दिया गया। उपयोग क्या है? एक का उपयोग मछलियों को क्या करता है? तैरने में मदद करता है। ये जो है मछलियों को जल में तैरने में मदद करता है। और भैया दूसरा दूसरा क्या है? गिल्स जो है, गिल्स मेरी जान ये क्या करता है कि गिल्स जो है वो श्वसन हेतु जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने में मदद करता है। यानी कि ये जो है भैया ये जल में तैरने में मदद करता है, जल में तैरने में मदद करता है। और ये जो है भैया ये क्या करता है कि ये श्वसन हेतु जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने में, यानी कि बात साफ है, जो है उसका उपयोग है श्वसन हेतु जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने में। तो यहाँ तक आपका जो है मेरी तरफ से हो गया। तो अब एक ऑप्शन और दे देता हूँ, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है भैया? सोच समझ के। तो देखो भाई, ऊंट, दूसरा एग्जांपल भी वही है, मैंने आपको अभी समझाया था कि क्या मरुस्थल में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिना पानी के भी जी सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल वही है, मतलब जी सकते हैं नहीं, मतलब लंबे समय तक सामान्य रह सकते हैं। तो ऊंट व कैक्टस, जिसे कि भैया हम लोग नागफनी भी कहते हैं। तो ये जो है दोस्त, ये क्या है? ये जो है लंबे समय तक बिना जल के सामान्य रहते हैं। तो ये लंबे समय तक बिना जल के क्या करते हैं? सामान्य रहते हैं। मतलब इन्हें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता इनके शरीर पे, इसलिए तो इन्हें उस अनुसार बनाया गया है और उस अनुसार ढाला गया है कि भैया जब कोई क्या करे कि जब तुम्हें कोई रेगिस्तान में लेके जाए तो तुम उन्हें ज़्यादा पानी के लिए परेशान ना करो। तो ऊँट के अंदर क्या होता है? स्टोरेज होता है कि वो पानी को पहले से स्टोर करके रखता है। तो यहाँ तक आप नोट करो मेरे दोस्त, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सजीव अपने शारीरिक रचना व स्वभाव के कारण, तो भैया सजीव अपने शारीरिक रचना व स्वभाव के कारण क्या करते हैं कि अपने परिवेश में जीवन यापन करते हैं। तो स्वभाव के कारण अपने परिवेश में
जीवन यापन जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। जीवन यापन करने में भैया क्या होते हैं, ये भैया सक्षम होते हैं। तो जीवन यापन यानी कि अपने शारीरिक रचना और स्वभाव के कारण अपने परिवेश में जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये जो है वही फैक्टर है जो कि इसे अपने परिवेश में रखने में, अपने परिवेश के अनुसार शरीर जो है धीरे धीरे ढल जाता है, एक बार अचानक नहीं, लेकिन पीढ़ी बाय पीढ़ी उसे आदत हो जाती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है सजीव की शारीरिक रचना उस अनुसार बन जाती है कि वो जो है उस परिवेश को आप धीरे धीरे क्या करे, जी सके, उस परिवेश में रह सके। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो भाई 1 मिनट यार तुम नोट करो, तब तक मैं आता हूँ। तो भाई हो गया यार, तो अब चलो इसे मिटाते हैं, ठीक है। तो भैया हम अभी हेडिंग नहीं लगाए थे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो परिवेश के बारे में पढ़ रहे थे, परिवेश, ठीक है। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो परिवेश के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वास स्थान यानी कि आवास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया वास स्थान, जिसे कि हम लोग प्यार से आवास भी बोलते हैं, और आवास उसे कहते हैं जिसमें कोई भी जीव रहता है। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, तो हमारे लिए क्या है आवास, भैया हमारे लिए तो जो आवास है वो हमारा घर ही है। हमारे लिए तो जो आवास है वो क्या है, हमारा घर ही है। हम अपने घरों में रहते हैं, तो हमारे लिए जो आवास है वो क्या है, वो हमारा घर ही हमारे लिए हमारा आवास है। तो इसको ऐसे समझना कि जीव, जो जीव यानी कि जीव प्राकृतिक रूप से जिस भी परिवेश में रहते हैं, यानी कि जीव प्राकृतिक रूप से जिस भी परिवेश में रहते हैं वह उनका वास स्थान कहलाता है। वास स्थान मतलब आवास कहलाता है। जैसे कि प्राकृतिक रूप से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारा वास स्थान है। वास स्थान मीन्स वास करना मतलब रहना। वो यहाँ पे WASH मतलब वाला वास नहीं है, यहाँ पे वाकर्स, वास मतलब रहना, और स्थान मतलब वह स्थान जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो भैया इसको, तो वास मतलब क्या हो गया, रहना, और स्थान का मतलब हो गया जगह। तो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं दोस्त, उसी को क्या कहते हैं, वास स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं, जीव प्राकृतिक रूप से जिस
जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं वही परिवेश जो है, वह परिवेश क्या कहलाता है? वास स्थान कहलाता है। वह उनका वास स्थान कहलाता है। वास स्थान, वास स्थान मतलब दोस्त, वास स्थान मतलब हो गया मेरी जान हैबिटेट। हैबिटेट। तो जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहता है वह उनका वास स्थान कहलाता है। वास स्थान कहलाता है। मेरे को लगा मैंने कहलाता है लिख दिया, इसलिए मैं उधर चला गया। कहलाता है, तो वह जो है वो क्या कहलाता है कि वास स्थान कहलाता है। अब भैया वास स्थान जो है, वास स्थान ये वास स्थान जो है कि वो संपूर्ण परिवेश का एक भाग भी हो सकता है। मतलब संपूर्ण परिवेश का एक भाग होने का मतलब ये कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे अब मेरे दोस्त समझना कि वास स्थान जो है वो संपूर्ण परिवेश, जैसे कि बाघ जो है वो स्थलीय जीव है तो स्थल पे रहता है, ठीक है। लेकिन वो जो स्थल पे रहता है तो वो जमीन पे रहता है, लेकिन उसका वास स्थान कहाँ पे है? वास स्थान कहाँ पे? तो भैया जंगल में, शेर जंगल में रहता है, तो वो तो स्थलीय जीव है ना, यानी कि पूरा स्थल पे कहीं भी वो घूम सकता है। लेकिन रहता वो प्रॉपर कहाँ पे है? रहता तो वो प्रॉपर जंगल में है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि वास स्थान जो है कि संपूर्ण परिवेश, यानी कि इतनी बड़ी पृथ्वी में एक शेर कहीं भी घूम सकता है, लेकिन वो एक इतने छोटे से जंगल में रह रहा है, तो भैया ये क्या है? ये उसका परिवेश है, ये वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन रह तो वो यहीं पे रहा है। और यहीं पे मतलब अगर मान लो ये भैया इसको जूम करूँ मैं अगर, तो ये क्या है? ये भैया क्या है कि ये जंगल इतना बड़ा है, तो शेर तो जंगल में भी कहीं इतना जगह ही रहेगा, इतना सा केव में ही रहेगा। मान लो ये छोटा सा केव है, तो शेर तो इसमें ही कहीं रहेगा मेरे दोस्त। शेर तो इसी में कहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो ये वही कह रहा है कि वास स्थान जो है वो संपूर्ण परिवेश का क्या हो सकता है? एक छोटा सा स्थान हो सकता है, एक भाग भी हो सकता है। यानी कि तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वास स्थान संपूर्ण परिवेश का एक भाग भी हो सकता है, एक भाग भी हो सकता है। यानी कि वास स्थान संपूर्ण परिवेश का एक भाग भी हो सकता है। जैसे कि मेरे दोस्त ध्यान से समझना, जैसे बाघ भैया क्या है? बाघ जो है, बाघ क्या है? बाघ जो है वो स्थलीय जीव है, स्थलीय जीव है। बाघ भैया स्थलीय जीव मतलब जमीन पर रहने वाला जीव है, स्थलीय जीव है। तो बाघ जो है वो क्या है? वो स्थलीय जीव है। यानी कि लेकिन ये रहता कहाँ पे है? जमीन पर स्थित जंगल में। जमीन पर स्थित जंगल में। ऐसा तो नहीं है कि ये भैया कहीं भी मिल जाएगा धरती पर, जमीन पर स्थित जंगल में। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका। दूसरा एग्जाम्पल कछुआ भी जो है, सॉरी केचुआ भी जो है, ये पहला एग्जाम्पल था। ये दूसरा केचुआ भी जो है, केचुआ भी भैया स्थलीय जीव है। ये क्या हो रहा है? स्थलीय जीव है, लेकिन भैया ये रहता कहाँ पे है? स्थलीय जीव है, ये रहता कहाँ पे है? गीली या नम मिट्टी में। गीली या नम मिट्टी में सुरंग बनाकर। तो ये रहता कहाँ पे है? गीली या फिर नम मिट्टी में सुरंग बनाकर। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आप इसे क्या करें?
की नोट डाउन करें। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही वास स्थल पर एक ही प्रकार का जीव रहे, एक वास स्थल पर क्या हो कि एक ही प्रकार का जीव रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही वास स्थल पे एक प्रकार का जीव रहे ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही वास स्थल पे कई प्रकार के संयुक्त रूप से जीव रह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जंगल है, उसमें से क्या आपको सिर्फ शेर मिलता है, या फिर सिर्फ आपको हाथी मिलता है, या फिर सिर्फ बाघ मिलता है, या फिर जंगल में जाने के बाद आपको सभी चीज़ देखने को मिलता है। तो भैया जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें सभी चीज़ देखने को मिल जाता है। तो जब हम लोग जंगल में जाते हैं तो हमें सभी चीज़ देखने को मिल जाता है। तो ये समझो कि वहाँ पे क्या है, शेर भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, घोड़ा नहीं, खरगोश भी है, तो सभी चीज़। तो वहाँ पे अब एक बात समझना, बाघ जो है वो मांसाहारी जीव है, शेर भी मांसाहारी जीव है। यहाँ पे बाघ समझना, बाघ जो है वो मांसाहारी जीव है, तो मांस खाता है। तो भैया उसके लिए क्या है, जब वहाँ पे एक ही प्रकार के वास स्थल पे कई प्रकार के जीव संयुक्त रूप से रहते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के मददगार होते हैं। भैया मददगार मतलब वो अपनी जान भी दे देते हैं दूसरे को। अब जैसे कैसे समझना कि बाघ है, तो बाघ है जो, तो वो मांसाहारी है, तो उसे तो मांस चाहिए, दूसरे जीव चाहिए। तो अब छोटे छोटे जो शाकाहारी जीव हैं जो साग खाते हैं, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं जंगल में तो पेड़ पौधे होते हैं भैया, तभी तो उसका नाम जंगल पड़ा। झाड़ियाँ भी होती है। तो वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं शाकाहारी, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, वो धीरे 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 कहाँ चले जाते हैं भैया, वो धीरे धीरे चले जाते हैं वहाँ झाड़ियों में अपने भोजन को खाने के लिए। लेकिन बाघ इतना होशियार है कि उसी झाड़ियों में भैया दुबक के बैठा हुआ रहता है, उसे दिखाई ना पड़े, छोटे छोटे जानवरों को नहीं दिखता बढ़िया से, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब भैया क्या है कि जब वो वहाँ पे पहुँचा तो मौत तो पहले से इंतजार कर रही थी कि भैया आओ हम तुम्हें सुलटा देते हैं। गया, बाघ सुलटा दिया, ये गया था अपना पेट भरने, बाघ अपना पेट भर लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो है कि मददगार कहने का मतलब ये हुआ कि बाघ भोजन अगर नहीं करता तो वो मर जाता, तो इसको खा लिया, इसकी जान गई, बाघ बच गया। ठीक है, तो मतलब समझना ये कि मैं यहाँ पे किसी की जान लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ बस, कोई भी अच्छा बुरा यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या है कि उसने मदद कर दिया बाघ को भोजन के रूप में कि उसका पेट भर गया। हाँ, इसकी जान चली गई वो अलग बात है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है जंगलों में दोस्त, तो क्या है कि इसका जान चला गया। तो यानी कि एक दूसरे के मददगार हैं, यानी कि इसने अपना मदद किया तो बाघ आज जिंदा है, जो भी है वो मांसाहारी ही है उसका नेचर, तो वो अपने आप को ऐसा ही मतलब वो ऐसा ही करता है कि भैया दूसरे को मार के ही खाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही वास स्थल में में कई प्रकार के जीव संयुक्त रूप से रह सकते हैं, संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो यानी कि एक ही वास स्थल में कई प्रकार के जीव संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे जंगल है भैया, जंगल है, तो जंगल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, जंगल में आपको बाघ मिल जाता है, शेर मिल जाता है, हाथी मिल जाता है, खरगोश मिल जाता है, वो अन्य जंतु मिल जाते हैं आपको, अन्य जीव जंतु। तो भैया ये क्या है, जंगल में आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, यानी कि ये यहाँ पे एक ही वास स्थल है, यहाँ पे एक ही वास स्थल है, और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे क्या रह रहे हैं, जीव संयुक्त रूप से रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाता है कि एक ही वास स्थल में कई प्रकार के जीव संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे भाई नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने वाला बात है।
कि पहले लिख लो, पहले लिख लो। तो समझना यहाँ पे कि क्या है। जैसे देखो, अब अभी आपने जो इससे पहले का चैप्टर पढ़ा वो था सजीवों का संसार। तो उसमें हम लोगों ने ये जाना कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सजीवों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और निर्जीवों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। ऐसा सोचो, अगर भगवान ने धरती पे सिर्फ सजीवों को ही भेजा होता, कोई भी निर्जीव चीज़ नहीं बनाया होता, तो क्या सजीवों का एग्जिस्टेंस पॉसिबल था? क्या वो सजीव धरती पे सर्वाइव कर सकता था? नहीं, नहीं कर सकता था, क्योंकि निर्जीव के होने से भी सजीवों का वैल्यू हो रहा था और उसे अपने ज़रूरत के अनुसार सामान मिल रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि जिस प्रकार यहाँ पे क्या है कि किसी भी वास स्थल में केवल सजीवों के रहने से ही, केवल सजीवों का रहना ही आवश्यक नहीं होता है। उस वास स्थल में यानी कि सजीवों का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब सजीव का टर्म देखते हैं तो यहाँ पे जैविक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे जैविक हो जाता है। यानी कि पहले समझना, मैं जैविक और अजैविक भी समझाऊंगा अभी। तो यानी कि किसी भी वास स्थल में सिर्फ सजीवों का रहना ही क्या है? आवश्यक नहीं है। यानी कि सिर्फ सजीवों के रहने से ही कुछ नहीं होने वाला है, उसमें हमें निर्जीव चीज़ों का भी रहना है, होना चाहिए। तभी पता चलता है कि भैया सजीव की जो जरूरत पड़ी। जैसे कि मान लो अभी ये बोर्ड है मेरे सामने, ये सजीव तो नहीं है, निर्जीव है, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ये बोर्ड निर्जीव है तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो। तो हमारे लिए ये एक उपयोगी है। तो वही बात है कि यानी कि सजीवों के साथ साथ किसी भी वास स्थल में सजीवों के साथ साथ आवश्यक निर्जीव वस्तु यानी कि वह वस्तु जिससे कि हमें काम आता हो, जो कि हमें हमारे डेली यूजेज में काम आता हो, तो उसका भी होना जरूरी होता है। अब समझना, यहाँ पे जैविक और अजैविक जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो क्या है कि किसी भी वास स्थल में, पहले यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ध्यान से समझना आप कि किसी भी वास स्थल में दो प्रकार के चीज पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। आप अपने चारों ओर देखिए, आपको सजीव भी देखने को मिलेगा, आपको निर्जीव भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा वास स्थान जहाँ सिर्फ सजीव हो और निर्जीव ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी वास स्थल जहाँ पे सजीव पाया जाता है, जहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सजीव हो, मतलब मैं सजीवों की भी बात कर रहा हूँ, तो वह वास स्थल जहाँ पे सभी सजीव मौजूद होते हैं, उन सजीवों को, सजीव जैसे कि पौधे हो गए, पौधे में सभी प्रकार के पौधे आ गए, जंतु हो गया, जंतु में सभी आ गया, और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें नग्न आँखों से यानी कि नंगी आँखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते। तो ये सभी जो हैं सजीवों को जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। और वास स्थान के निर्जीव पदार्थ को, वह वास स्थान जहाँ की निर्जीव पदार्थ रहते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। तो सजीव का मैंने बता दिया, अब निर्जीव का समझना। जैसे कि मेरे आसपास मैं हूँ, ये बोर्ड है, तो सजीव और निर्जीव, तो मैं एक बायोटिक कंपोनेंट हूँ, जैविक हूँ। यानी कि इसी वास स्थान में दो चीज़ है, तो आपको दो ही दिख रहा है अभी, और हमारे अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं जैविक हूँ, बायोटिक कंपोनेंट हूँ, और ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है? ये अजैविक घटक है, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी वास स्थल के सभी सजीव पदार्थ के सभी सजीव पदार्थ वो भैया क्या कहलाते हैं? वो भैया क्या कहलाते हैं? वो जैव घटक कहलाते हैं। यानी कि जैव घटक जैव घटक यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायोटिक
बायोटिक, COMPO, कॉम्पोनेंट। तो किसी वास स्थान के सभी सजीव पदार्थ जैव घटक कहलाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो जैव घटक जो है वो आपका पौधा हो सकता है, पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे, मेरे भाई, मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना कि पौधे में सभी प्रकार का पौधा आ गया, जंतु आ गया, सूक्ष्म जीव आ गया, यानी कि वो कोई भी चीज़ जो लिविंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव घटक बोलते हैं। और वह जो वास स्थान में निर्जीव पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वास स्थानों के ये क्या लिख दिया मैं भाई, वास स्थानों के निर्जीव पदार्थ को, ये भैया निर्जीव पदार्थ को अजैव घटक कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं, अजैव यानी कि वास स्थानों के निर्जीव पदार्थ को क्या कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश होता है इसे कहते हैं मेरे दोस्त ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो एक बार कमेंट्स में हार्ट स्पैम कर दीजिए या फिर थम्स अप कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अब ये क्या क्या है भैया, मिट्टी जो है वो क्या है, मिट्टी हमारे लिए अजैव घटक है, यानी कि निर्जीव है। मिट्टी जो है वो क्या है, वो अजैव है। अब भैया जल ये भी अजैव है। वायु जो है, प्रकाश आदमी की बात मैं नहीं कर रहा दोस्त, वो प्रकाश जो हमारे पास आता है। तापक्रम जो है आदि। मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापक्रम आदि ये सभी क्या है मेरे दोस्त, ये सभी अजैव घटक हैं। इनमें वो किसी भी प्रकार का जीव नहीं पाया जाता, यानी कि ये निर्जीव है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग कि वास स्थान के सभी जैव घटकों के, यहाँ से तुम्हें वो बात समझ में आएगी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तो वास स्थान के सभी जैव घटकों के अस्तित्व के लिए यानी कि वास स्थान के सभी जैव घटकों के अस्तित्व के लिए अजैव घटकों का होना अनिवार्य है। अजैव घटकों को मैंने ऊपर इंग्लिश में लिख दिया है। अजैव घटकों का होना क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ तक मेरे दोस्त नोट करो, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ तुम्हें। और भाई ध्यान से सुनना,
आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रखने वाले हैं, और इसे पूरी तरीके से रिवाइज करके आना, अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, वास स्थान के बारे में अच्छी तरीके से रिवीजन करके आना, और थोड़ा सा अति परिवेश के बारे में भी कर लेना। उसके बाद फिर हम लोग अगला जो टॉपिक आएगा वास स्थान के प्रकार क्या क्या है, तो इसीलिए आपको वास स्थान अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो पढ़िएगा मन लगा के, 1 मिनट का समय मैं दे दिया हूँ आपको, आपका लिखा हुआ भी हो गया होगा। तो आज क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्लास को एंड करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा आपका वो मैथ के लिए आएगा। वो मैथ का आपको पता है कि मैथ मैंने 3 लेक्चर ले लिया है, और ये जो वीडियो आएगा इसमें एक्सरसाइज 1A पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे मेरे तरफ से। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी बच्चे 6-7 में हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और पहली अनाउंसमेंट जो मैंने क्लास के शुरू में बताई थी उनका भी ध्यान रखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और जाते जाते एक लाइन में आपके लिए लेके आया हूँ कि सुनिएगा कि हथेली पर रख कर नसीब क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रख कर नसीब क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। सी सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू, मिलते हैं, बाय बाय आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय बाय।